एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बताया था क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है, उसका रेशो होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो आपको अगर जैसे क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ आपको क्या होगा जनरली दी होती हैं, जो जनरली यूज़ होती हैं, आपको हर जगह स्पीड तो नहीं दिया होगा, आपको डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा। तो कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको सीधा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, या कई जगह क्वेश्चन में दिया भी होता है, ठीक है। तो अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देखेंगे फॉर मीडियम, तो सबसे जो कम वैल्यू होती है किसके लिए होते हैं, वैक्यूम के लिए, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वैक्यूम के लिए, अगर हम लिखेंगे किसके लिए, वैक्यूम के लिए लिख सकते हो, वो कितना होता है 1, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है 1, समझ आया, 1 से कम वैल्यू नहीं होती है। अगर हम एयर के लिए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, मतलब 1 से स्लाइटली ग्रेटर देन होती है, मीन्स इतना लिख सकते हो 1.0001, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली क्या ले सकते हो 1। तो वैक्यूम और एयर अगर आपका मीडियम दिया हुआ है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेना है 1 ही लेना है, ठीक है। दोनों लगभग आइडेंटिकली कंसीडर करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। अगर और किसी मीडियम के लिए लेते हो, एनी अदर मीडियम के लिए, किसी और मीडियम के लिए, ठीक है, ये क्या है, किसी और मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। एयर और वैक्यूम के अलावा बाकी किसी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा, 1 से ज़्यादा होगा। सबसे कम होता है किसके लिए, वैक्यूम के लिए, कितना 1, बाकी और भी कोई मीडियम होगा उसके लिए 1 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। जैसे क्या होगा, सिंपल एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं हम क्या, ग्लास जानते हो, कांच, ठीक है, पानी पीने वाला गिलास नहीं है, कांच को ग्लास बोलते हैं। ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.5, कितना होता है 1.5, ठीक है, इतना होता है। सिमिलरली अगर वाटर के लिए लोगे, जो आपके ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ग्लास हो गया, वाटर जनरली यूज़ होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है आपका 1.33, 4/3 लिख सकते हो, इसको 3/2 लिख सकते हो, जैसे आप यूज़ करते हो कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम फ्रैक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। इसका होता है 1.33, जिसको आप 4/3 जनरली लिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मीडियम होते हैं, अलग अलग मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। ज़्यादातर आप ग्लास ऑफ वाटर मैक्सिमम केस में यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ग्लास ऑफ वाटर आपका कॉमनली यूज्ड मटेरियल है, ठीक है। और बाकी कोई भी मटेरियल होगा उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या रहेगा, 1 से ज़्यादा होगा, क्या होगा 1 से ज़्यादा हो जाएगा। समझ आ गया। तो इस तरीके से जितना मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा वो मीडियम उतना डेंसर, ठीक है। अगर जैसे 2 मीडियम है, अगर क्या हो जाएगा, जैसे N2 ग्रेटर देन N1 है, मीन्स एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट से ज़्यादा है, तो डेंसर कौन सा होगा, सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीडियम 2 इज़ डेंसर देन मीडियम 1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, मीडियम 2 इज़ डेंसर देन मीडियम 1, ठीक है। सो जो डेंसर है उसको तो क्या बोलते हैं, डेंसर ही बोलते हैं, और जो कम डेंसर उसको क्या बोलते हैं, रेयरर बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, मीडियम 2 को क्या बोलेंगे हम, मीडियम 2 को क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम, और मीडियम 1 को क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम, ठीक है। हमेशा 2 मीडियम आएंगे जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे इस तरीके से आपकी क्या बाउंड्री है, यहाँ पे मीडियम 1 है, यहाँ पे मीडियम 2 है। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या लिया है N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया है N2, और N2 क्या है, ग्रेटर देन N1 है। N2 अगर ग्रेटर देन N1 है, सो मीडियम 2 क्या होगा, डेंसर होगा, और मीडियम 1 क्या होगा, रेयरर होगा, ठीक है। जो कम डेंसर उसको क्या बोलते हैं, रेयरर, ठीक है। ये जो टर्म से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आज में ऑप्टिकली डेंसर एक कम है तो इसको रेयरर बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर ज़्यादा है तो ये इसको डेंसर बोलेंगे,
ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी और जो हमारी मटेरियल डेंसिटी होती है दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। मटेरियल डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी हम पढ़ रहे हैं। समझ आ गया, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वैसे कुछ वैल्यूज़ हैं, ये क्या होगी आपकी, इस तरीके से डेंसर मीडियम हो जाएगा और रेयर मीडियम हो जाएगा। कोई डाउट इसमें आप छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हो, स्पीड दी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, बाकी चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया, ठीक है। जैसे कि हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, ये ले लेते हैं, आपका लाइट है वो कहाँ से, लाइट आपका एयर से किस में जा रही है, वाटर में जा रही है। लाइट एयर से जा रही है किस में, वाटर में जा रही है। सपोज यहाँ से लेके लाइट वाटर में जा रही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है क्या होता है, एन दिया हुआ है 1.33, ठीक है। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बताना है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, एयर से वाटर लाइट जा रही है, समझ आ गया, एयर से वाटर लाइट जा रही है, क्या होगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो लगाना है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखते हैं, C/V। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है, नहीं होता है, सीधा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है। वाटर का कितना दिया है 1.33, 1.33 मीन्स 4/3, ये लिख सकते हैं। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, C की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ इक्वल टू क्या होगा V। C की वैल्यू क्या होती है, ये तो होती है लाइट की स्पीड इन वैक्यूम। V की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा, V = 339/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होगी। नहीं हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। समझ आ गया, में सिंपल फॉर्मूला लगाया, n = C/V होता है, n की वैल्यू 1.33 दिया हुआ है, C की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है, तो V की वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। एक और ले सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, दो मीडियम दिए हुए हैं, मीडियम 1, यहाँ पे मीडियम 2, इस तरीके से दिया है। दोनों का हमें क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है सपोज 3/2 और इसका दिया हुआ है आपको 5/4, ठीक है। इस तरीके n की वैल्यू दी है, कैलकुलेशन के लिए इस तरीके से हम दे सकते हैं, n की वैल्यू इसमें दी हुई है, ठीक है, यही होगा। अगर आपको क्या दिया हुआ है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट दी है, स्पीड ऑफ लाइट इसमें कितनी दी है, V = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ठीक है। इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी है, तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी,
क्या होगा, क्या लगाएंगे यहाँ पे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पे लगाते थे। ये सपोज क्या हो गया V1, ये क्या हो गया V2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया N1, इसका हो गया N2। सो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे N21 लगाते हैं तो N21 क्या होता है, N21 क्या होता है V1/V2, V1/V2 होता है, नहीं होता है। और N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में क्या होता है, N2/N1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में क्या होता है, N2/N1 ही तो होता है, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी है वो तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, हमें रिलेटिव थोड़ी दिया है। नहीं बताया था, N21 को क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, उसको क्या लिखते हैं N2/N1 भी लिखते हैं। और स्पीड के टर्म्स में क्या लिखते हैं, V1/V2 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। बस इन दोनों को सॉल्व कर लो, N1 N2 पता है हमें, V1 पता है, V2 निकालना है। ये सब लिखाए थे ना ये फॉर्मूले, ठीक है। N21 क्या होता है, सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होगा N2/N1। और उसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले यही फॉर्मूला लिखाया था N21 का V1/V2, ठीक है। तो बस इसमें रख दो वैल्यू, ये क्या हो जाएगी V1 कितना है 2 × 10⁸, V2 निकालना है, N2 कितना है 5/4, N1 कितना है 3/2। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 10⁸ इक्वल टू 5/4 × V2, यही होगा। तो यहाँ से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 12/5, V2 क्या हो जाएगा 12/5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होगा 12/5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 12 को 5 से डिवाइड कर दो तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। समझ आ गया? आगे समझ में, ऐसे स्पीड दी है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा V1/V2 के फॉर्म में, और एब्सोल्यूट के फॉर्म में भी पता होता है। क्वेश्चन में तो आपको रिलेटिव थोड़ी दिया होगा, एब्सोल्यूट दिया होगा, ठीक है। अगर रिलेटिव यूज़ हो रहा है तो फिर रिलेटिव लगाएंगे, रिलेटिव निकालना पता है। रिलेटिव लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, N2/N1 तो करनी पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जैसे इस तरीके से दिया है आपको क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपको 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कर सकते हैं। किसी के क्वेश्चन में लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। N1 से N2 में जा रही है तो N21, और N2 से N1 में जा रही है तो N12, ठीक है। उसी तरीके से तो लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। अगर N1 से N2 में जा रही है तो क्या कर लिखेंगे, स्नेल्स लॉ में क्या लिखा था हमने, sin I sin R में लिखा था ना, N1 से N2 में जा रही है तो N21 आया था। अगर N2 से N1 में जा रही होती तो क्या लिखते, N12 लिखते, ठीक है। समझ आया? तो क्या होगा, निकालो इसमें कितना आएगा, फॉर्मूला तो लगाना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एक 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया। अब 1 2 की जगह क्या लिखना है, एक्चुअल मीडियम का नाम लिखना है। मीडियम 1 2 लिख रहे थे, अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, उसका नेम लिख रहे हैं, G फॉर ग्लास, W फॉर वाटर।
ठीक है। सो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होना है, एब्सोल्यूट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। so, जैसे NGW निकालेंगे, NGW मीन्स N21 टू 1, N21 क्या होता है, N2/N1, N21 क्या होता है, N2/N1, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। सो क्या होता है, पहले 2 आता है फिर 1 आता है, ये तो आता है। सो बस रख दो यहाँ पर ग्लास, ग्लास का कितना है 1.5, इसको 3/2 लिख दो, और वाटर का कितना है 4/3, ये होगा कितना हो जाएगा 9/8, यही तो होगा। वाटर का ग्लास में लिखेंगे, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या आएगा NW/NG हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये जैसे इसका उल्टा ही तो है, इसको सीधे सीधे यही तो लिख सकते हैं 1/NGW, ठीक है, इसे 8/9 हो जाएगा। वो तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट होता है, क्या होता है N21 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ N12, यही होता है, ठीक है। N21 पता है, N12 निकालना, उल्टा कर दो, N12 पता है, N21 निकालना, तो क्या कर दो, उल्टा कर दो उसका, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, ये दोनों आ गए। बाकी क्या कर सकते हो, जैसे ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यही तो होगा। सो ग्लास का कितना है 1.5 अपॉन 1, सो 1.5 ही रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में ही तो देखते हैं, तो एयर के रिस्पेक्ट में वही तो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन उल्टा नहीं होगा, ठीक है। एयर के रिस्पेक्ट में तो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही रहेगा, बताया था। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, यही तो होता है। तो एयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वही रहेगा, उसमें तो कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट जब एयर का निकालोगे किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, नहीं पलट जाएगा, ये हो जाएगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, से क्या होगा 1/1.5, 3/2 लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है, समझ आ गया। बाकी निकाल ही सकते हो, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, सेम रहेगा, वाटर के एयर के रिस्पेक्ट में इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा, कितना 1.33, और एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही होगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 1/4/3, सो 3/4, ठीक है। तो सिर्फ इस तरीके से आप किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। एक किस पर डिपेंड करेगा, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना है, वो डिपेंड करेगा लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, ठीक है। देखो स्नेल्स लॉ हमने लिखा था sin I/sin r इक्वल टू N21 होता है, किसके बराबर होता है, वो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो आपको सेकंड का लिखना होता है फर्स्ट, अगर फर्स्ट से सेकंड में जा रही है तो सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में होगा, और सेकंड से फर्स्ट में आ रही है तो फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में, सेकंड से फर्स्ट में जा रही है तो फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, समझ आ गया ये। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना है, N21 निकालना है तो 1/N12 इस तरीके से हो जाएगा, समझ आ गया है, ठीक है। तो अब हम वापस अपने उस पर आ जाते हैं स्नेल्स लॉ पर, बिकॉज आपको ज़्यादातर क्या करना है, स्नेल्स लॉ यूज़ करना है, तो जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये तो क्या होगा इसका पार्ट था, तो हर जगह आपको निकालना पड़ेगा या दिया होगा, ठीक है। रिलेटिव निकालना है तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्नेल्स लॉ हमने बताया था, स्नेल्स लॉ क्या होता है, रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, यही होता है, किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, यही होता है, ठीक है। हमने क्या लिखा था, sin I/sin
R इक्वल टू N21। लाइट आपकी कहाँ से, ये आपका क्या हो गया N2, ये क्या हो गया N1। लाइट आपकी N1 से N2 में जा रही है। कहाँ से जा रही है, N1 से N2 में जा रही है। इस तरीके से क्या ले सकते हैं, नॉर्मल हम बना सकते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा R। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से। नॉर्मल से किस तरफ जाना है, इंसिडेंट रे की तरफ, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ जाएंगे तो R हो जाएगा साइन I बाई साइन R क्या आएगा N21। N21 को आप क्या लिख सकते हो, N2 बाई N1 भी लिख सकते हो। ठीक है, V1 बाई V2 भी लिख सकते हो, कई तरीके से लिख सकते हैं, वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। बाकी आपका स्नेल्स लॉ तो यही था, नहीं था, स्नेल्स लॉ यही होगा। ठीक है, अगर एक मीडियम एयर आ गया, वाटर आ गया, तो फिर उसके रिस्पेक्ट में लिख लेंगे, n की वैल्यू चेंज होगा, बाकी I और R तो उसी तरीके से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब इसमें क्या आ जाएगा, आप डिफरेंट जैसे केसेस बना सकते हैं। क्या केसेस बना सकते हैं, अगर क्या होगा, जैसे लाइट रे आपकी क्या होगी, किधर जाएगी, मींस अगर ए मीडियम रेयरर है, ए डेंसर है, तो लाइट रे किधर जाएगी। ए वाला डेंसर है, ए रेयरर है, तो लाइट रे किधर जाएगी, नहीं होगा। ये वाली रे और ये वाली रे किधर बेंड करेगी। ठीक है, असल में तो इसमें अलग अलग केस बना लेते हैं। सबसे पहला हम केस देख लेते हैं, जैसे नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस देख लेते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट में क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस। क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, नॉर्मली लाइट गिर रही है सरफेस पर। ठीक है, इस तरीके से आपकी सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस पर ये वाला क्या है, नॉर्मल है, ये N1, ये क्या है N2, ये N1 है, ये N2 है। ठीक है, अब N1 N2 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल लाइट कैसी गिर रही है, लाइट ये आपका इधर नॉर्मल बना लो, N और N डैश, ये पॉइंट क्या हो गया O, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइट कैसी आ रही है, ऐसी, लाइट रे ऐसी आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा इस केस में, I की वैल्यू क्या होगी 0। I इक्वल टू क्या होगा 0, एंगल नॉर्मल से बना दे, कुछ एंगल नहीं है। I इक्वल टू 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। R इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। सो अगर लाइट रे नॉर्मल के अलोंग जा रही है तो वो सीधी ही पास कर जाएगी। ठीक है, I इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा, R इक्वल टू भी 0 रहेगा। जब भी नॉर्मली लाइट गिरती है, नॉर्मली लाइट गिरेगी तो वो सीधी पास होगी किसी भी सरफेस पर। ठीक है, किसी भी इंटरफेस पे, जैसे रिफ्लेक्शन में तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती थी, यहाँ पर क्या होगा, सीधी क्रॉस कर जाएगी जब भी नॉर्मल के अलोंग आएगी। ठीक है, कैसी भी सरफेस हो, अगर नॉर्मल के अलोंग जा रही है तो क्या होगा, सीधी क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, लिख सकते हैं लाइट रे पासिस स्ट्रेट। ठीक है, जैसी गिरेगी वैसी ही पास कर जाएगी। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस में इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब नॉर्मल नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्लिक इंसिडेंस होगा। ऑब्लिक मीन्स क्या होगा, किसी एंगल पर। जब किसी एंगल पर गिरेगी तो क्या होगा, किसी एंगल पे गिरेगी तो उसके लिए दो केस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। इसको लिख सकते हैं हम ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस मतलब नॉर्मल नहीं गिर रही है, ठीक, किसी एक एंगल पर जा रही है, एट अ सर्टेन एंगल।
एंगल, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर डेंसर मीडियम पे डिपेंड करे, कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है, लाइट रे किधर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, हम पहले को रेयर मान सकते हैं, सेकंड को डेंसर, सेकंड को रेयर, फर्स्ट को डेंसर। तो दो पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे बना सकते हैं। फर्स्ट केस में ये बना सकते हैं आपका, जैसे क्या होगी, ये सरफेस हो गई आपकी, ये डैश, ये आपकी इंटरफेस हो गई, यहाँ से आपकी लाइट रे क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल हम बना सकते हैं एट द इंटरफेस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया O, और यहाँ पर लाइट रे आपकी गिरी, ये लाइट रे इधर आई कितने एंगल पर, I एंगल पर, ठीक है। ये आपकी OI क्या होगी, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी। सपोज ये क्या ले लेते हैं N1, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं हम N1, मीडियम N1 है, और यहाँ पे ले लेते हैं N2, ठीक है। और क्या ले लेते हैं N1 इज़ लेस देन N2, ठीक है। N1 N2 से कम है, नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं N1 इज़, फर्स्ट केस ले लेते हैं यहाँ पे N1 इज़ लेस देन N2, ठीक है। N1 क्या है, N2 से कम, तो डेंसर कौन सा होगा, N1 डेंसर होगा, N2 डेंसर होगा। N2 बड़ा है, N1 छोटा है, सो N1 कौन सा होगा, रेयर मीडियम होगा, और N2 कौन सा होगा, डेंसर मीडियम, यही तो होगा, नहीं होगा। N1 क्या हो जाएगा, रेयर, N2 क्या हो जाएगा, डेंसर, ठीक है। तो जब इस तरीके से लाइट आपकी रेयर से डेंसर में आ रही है तो क्या होगा, लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी सर, किधर जाएगी, पास में आएगी, नॉर्मल के पास में ही है। नॉर्मल के पास में आएगी कि दूर जाएगी, दूर पास में, जाएगी। पास में आएगी। पास में आएगी, क्यों, फॉर्मूले से देख लो ना, स्नेल्स लॉ लगा लो, स्नेल्स लॉ तो लगा सकते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू क्या होगा, N2/N1, नहीं होगा, 1 से 2 में जा रही तो N2/N1 लिखेंगे। अब N2 क्या है आपका, N1 से बड़ा है, N2 N1 से बड़ा है, मतलब N2/N1 ग्रेटर देन 1 होगा, नहीं होगा। यहाँ से लिखोगे बिकॉज N2 इज ग्रेटर देन N1, मतलब क्या हो जाएगा, N2/N1 इज ग्रेटर देन 1, नहीं होगा। मतलब N2 N1 से बड़ा है, मतलब N2 क्या है, 3 है, ये क्या है 2 है, तो 3/2 1 से बड़ा ही होगा, नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी विवेक, आएगी, 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। सो ये क्या होगा, 1 से बड़ी है, और N2 इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू भी 1 से बड़ी होगी, नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R, ये भी तो 1 से बड़ा होगा। अगर RHS 1 से बड़ा है तो LHS तो 1 से बड़ा होगा, दोनों बराबर हैं। तो इससे कैसे पता चलेगा कि वो पास में, हाँ रुक जाओ अभी, ठीक है, देखते जाओ पूरा हो जाए। A 1 से बड़ा होगा, अब इसमें अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तभी तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन 1 से बड़ा कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर 1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन I इज ग्रेटर देन साइन R, साइन I ग्रेटर देन साइन R, साइन I साइन R से बड़ा कब होगा, जब I R से बड़ा होगा। वो साइन में क्या होता है, जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती है वैसे साइन की वैल्यू ही बढ़ती है। सो यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि I विल बी ग्रेटर देन R। I मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए, कम। लाइट रे किधर जा रही थी, इस तरफ, लाइट रे की डायरेक्शन इस तरफ थी, मीन्स लाइट इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो I जो ये एंगल है ये एंगल के बराबर होगा, बट R क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब लाइट क्या होगी, इधर आएगी, लाइट किधर आएगी, तभी तो R छोटा होगा, इधर जाएगी तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला R क्या होगा, ये पूरा I है, ये I है, ये R है, R क्या है, I से छोटा है, समझ आया। तो इसका मतलब लाइट रे क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, डायरेक्शन इधर थी
लाइट की डायरेक्शन किधर थी, इस तरफ, ठीक है। जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही थी उससे क्या हो गई, वो नॉर्मल की तरफ झुक गई, नहीं झुक गई, लाइट यहाँ से इस तरफ चली गई, कितने एंगल से, आई माइनस आर, ये टोटल एंगल आई ए आर, तो आई माइनस आर एंगल से इस तरफ बेंड हो गई। समझ आ गया। तो जब लाइट क्या होती है, आपको ध्यान क्या रखना है, ये कहानी ध्यान नहीं रखना है, क्या ध्यान रखना है, लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, ठीक है। ये लिख सकते हैं, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, towards the normal, towards the normal while moving from rarer to denser medium, while moving from rarer to denser medium, rarer to denser medium, जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तुम, डेंसर से रेयर में जा रही है, सेकंड केस क्या ले लेते हैं आपका, n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 n2 से बड़ा है, n1 n2 से बड़ा है, यहाँ पे बना लेते हैं a डैश, ये आपकी इंटरफेस हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, नॉर्मल, n डैश, ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस o, और लाइट रे कितने एंगल पर गिर रही है, कितने एंगल पर गिर रही है, आई पर, आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपकी ओ आई क्या हो गई, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया n1 और ये हो गया n2, n1 क्या है आप डेंसर और n2 क्या है रेयर, n1 डेंसर n2 रेयर, ठीक है। डेंसर से रेयर में जा रही है तो किधर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगा, दूर जाएगी, इसको भी इसी से बता सकते हैं, क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर क्या होगा, n2 से n1 में जा रही है तो n2 बाई n1 होगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा। अब n2 क्या है, n2 इज़ लेस देन n1, इसका मतलब n2 बाई n1 क्या होगा, 1 से छोटा होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, सो 1/2 1 से छोटा होगा, नहीं होगा। सो 1/, ए वाला 1 से छोटा है तो ए वाला भी 1 से छोटा होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, 1 से छोटा, तो साइन आई बाई साइन आर लेस देन 1 हो जाएगा। अगर ए वाली वैल्यू 1 से छोटी है तो इसमें ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली से छोटी होगी, नहीं होगी, मीन्स साइन आई साइन आर से क्या होगा, छोटा, ठीक है। तो साइन आई साइन आर से क्या होगा, छोटा, साइन आई इज़ लेस देन साइन आर, ए वाली वैल्यू से छोटी तो आई की वैल्यू आर से छोटी नहीं होगा, सो आई क्या हो गया, आई इज़ लेस देन आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या हो गया, छोटा हो गया, आई आर से छोटा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई की वैल्यू आर से छोटी हो गई तो छोटी कब होगी, मतलब आई बड़ा, आई क्या हो गया, आर की वैल्यू बड़ी होगी, आई छोटा हो गया। तो लाइट पहले इस तरफ जा रही थी, ऐसी जा रही थी लाइट इस डायरेक्शन में, ए वाला एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। अब आर क्या है, इससे बड़ा होना चाहिए, तो वो इधर जाएगी, फिर लाइट जाएगी तो कैसे जाएगी,
ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से लाइट आपकी चली जाएगी। तो ए वाला एंगल क्या होगा, ए वाला एंगल आपका आर होगा ए वाला एंगल आर, समझ आ गया। सो पहले आई, ए वाला आई है, ए पूरा आर है, तो कितने एंगल से आर माइनस आई से इस तरफ बेंड कर गई, ठीक है। यहाँ से क्या कर गई, अवे गई, कहाँ से, इस डायरेक्शन में जा रही थी, नॉर्मल से दूर गई, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसमें तो द लाइट रे मूव्स, लाइट ray bends away from the normal, light ray bends away from the normal, away from the normal, away from the normal while moving from denser to rarer medium, while moving from denser to rarer, डेंसर से रेयर में जाएगी तो कहाँ, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। दोनों के ध्यान रखना है, जब रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, और जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। और जब नॉर्मल के अलॉन्ग ही गिरेगी तो सीधी चली जाएगी, ठीक है। अब इसका लास्ट थर्ड केस आता है आपका ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस, केस थर्ड। ग्रेजिंग इंसिडेंस मीन्स क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एग्जैक्टली 90 डिग्री तो हो नहीं सकता, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 90 से स्लाइटली लेस देन, ठीक है। इसको हम ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलते हैं। जैसे इस तरीके से आपकी क्या होगा, सरफेस है ए डैश, ये क्या हो जाएगा इस तरीके से नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया एन डैश, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया N1, यहाँ पे क्या हो जाएगा N2, समझ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस बता सकते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा इस केस में 90 डिग्री। आई इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 90 लिख सकते हो। एग्जैक्टली 90 नहीं होता है, क्योंकि एग्जैक्टली 90 बिल्कुल बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। सो लगभग फिर भी हम क्या बोलते हैं इसके लिए 90 डिग्री। इस 90 डिग्री पे अगर लाइट आपकी गिरी तो उसको ग्रेजिंग इंसिडेंस बोला जाता है। ग्रेजिंग मीन्स क्या होगा, जस्ट उसको टेंजेंट टच करके जाना है, ठीक है। लाइट क्या होगा, जैसे इस तरफ से आई, गिरना तो यहीं पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर गिरेगी। सो लाइट आपकी जस्ट यहाँ पर इसके लॉन्ग गिरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये वाला, ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। आपकी इंसिडेंट रे जस्ट इसके लॉन्ग आई, ठीक है, जस्ट इसके लॉन्ग सरफेस पे आई, यहाँ पे गिरी तो कहाँ पर जाएगी, सीधी निकल जाएगी। इसीलिए तो बोल रहा हूँ जस्ट 90 डिग्री। अगर बिल्कुल ही गिरी तो सीधी चली जाएगी, ठीक है। जस्ट अगर 90 से कम है तो फिर सीधी नहीं जाएगी, फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो दूसरी तरफ निकलेगी किसी एक एंगल पे, सर्टेन एंगल पे, वो एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अब N1 N2 क्या होगा, N1 N2 कुछ हो सकता है, से रेयर से डेंसर हो सकता है सपोज, वो N1 N2 फिर डेंसर रेयर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो इसमें कुछ भी ले सकते हैं हम इस तरीके से। सपोज क्या ले लिया यहाँ पे N1 N2 कुछ भी है, ठीक है।
तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं कितने एंगल पे जाएगी, निकाल सकते हैं। कुछ यहाँ पे गई किसी एंगल पे, ये एंगल क्या हो गया आर हो गया, एंगल आर हो गया। तो अब आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको डेंसर रेयर ही ले लो, रेयर ले लो ये इसको, और ये डेंसर, ठीक है, रेयर ले सकते हैं और डेंसर। सो क्या जाएगा यहाँ से, बाकी वैल्यू रख सकते हैं। आई इक्वल टू 90 डिग्री, आर की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 बाई N1, यही होगा। N2 बाई N1 लिख सकते हो। आई की वैल्यू 90 डिग्री तो साइन 90 बाई साइन आर इक्वल टू क्या आएगा, N2 बाई N1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, सो 1 अपॉन साइन आर हो जाएगा ये इक्वल टू N2 बाई N1, ये होता है, ठीक है। सो साइन आर हम लिख सकते हैं, साइन आर इक्वल टू क्या आएगा, साइन आर आ जाएगा N1 बाई N2, साइन आर क्या हो जाएगा N1 बाई N2, ठीक है, साइन आर हो जाएगा N1 बाई N2, ठीक है। इसको इस तरीके से भी N21 के फॉर्म में भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। साइन आर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, कैसे यहाँ पे साइन आर हो जाएगा कितना, 1 अपॉन N21। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है N1 N2 तो कितने एंगल पर जाएगी वो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अगर रेयर डेंसर की जगह और कुछ डेंसर रेयर है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ आया। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या है, सीधा स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं है तो कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके 3 डिफरेंट केस थे। फर्स्ट केस में क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस में सीधी चली जाएगी। अगर ऑब्लिक इंसिडेंस होगा तो फिर 2 पॉसिबिलिटी हैं, रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में, ठीक है। सो ज़्यादातर आपको यही दोनों केस मिलेंगे, ऑब्लिक इंसिडेंस वाले जिसमें रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है। ग्रेजिंग इंसिडेंस 90 डिग्री पे जाएगी तो किसी एक सर्टेन एंगल पर दूसरे मीडियम में इस तरीके से निकल सकती है, वो हम एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गया। तो इस तरीके से स्नेल्स लॉ के क्या होगा, डिफरेंट केसेस होते हैं। बाकी तो क्या होगा, इस पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो कुछ आप क्या एंगल वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा कैसे हमें स्नेल्स लॉ को यूज़ करना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। लाइट आपकी कहाँ से, एयर से वाटर में जा रही है। यहाँ पे क्या ले लेते हो, एयर, यहाँ पे आपका वाटर, ठीक है। लाइट यहाँ पर एक सर्टेन एंगल पर गिरी, सपोज एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री पर लाइट यहाँ पर गिरी, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, आर की वैल्यू निकालना है। सेकंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था क्या होता है, 1.33 4/3 आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वाटर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एयर का अंडरस्टूड है 1 लेना है, ठीक है। कहीं पे भी एयर वैक्यूम आ जाए तो उसका 1 ही कंसीडर करना है। ठीक है, क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, N1 ले लो, N2 ले लो, साइन आई बाई साइन आर लगा सकते हैं। आई की वैल्यू दिया हुआ है, आई की वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर यही होगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर ये N1 है, N1 की वैल्यू कितना होगा 1, N2 की वैल्यू 4/3, सो क्या हो जाएगा, क्या आएगा N2 बाई N1, यही तो होता है। साइन आई क्या होगा, साइन 30 अपॉन साइन आर कितना हो जाएगा, साइन आर की वैल्यू निकालना है
n2 की वैल्यू 4/3 और 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा sin 30, sin 30 हाफ, sin 30 क्या होता है 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं sin 30 इक्वल टू हो गया आपका 1/2 अपॉन sin r 3/4 इक्वल टू 4/3। न्यूमरेटर में 3/4 क्यों होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4/3 इस तरफ आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू 4/3 sin r, ठीक है। इस तरफ ले जाओ तो sin r की वैल्यू क्या हो गई, sin r की वैल्यू हो गई आपकी 3/8, यही होगा 3/8, ये हो गया। तो sin r इक्वल टू 3/8, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू तो पता नहीं, तो सीधा ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे r इक्वल टू इस तरीके से लिखेंगे, साइन इन्वर्स करके लिख देते 3/8, ठीक है। जब हमें वैल्यू नहीं पता, क्योंकि ये टेबल में नहीं है हमारी, तो टेबल में नहीं होगा तो r की वैल्यू क्या लिखेंगे, साइन, इसको -1 लगा देते हैं, मीन साइन इन्वर्स 3/8, इस तरीके से एंगल लिख देंगे, तो ये r की वैल्यू हो जाएगी। समझ आ गया, इस तरीके से r की वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ में सिंपल स्नेल्स लॉ लगा के सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, सपोज इस तरीके से लाइट आपकी जा रही है, यहाँ पे क्या है, सपोज वाटर है, यहाँ पर है ग्लास, ठीक है। वाटर से ग्लास में जा रही है आपकी लाइट, यहाँ पर गिरी, लाइट सपोज ग्लास से वाटर में जा रही है, ठीक है। लाइट यहाँ से आई, ठीक है, लाइट यहाँ से आई और यहाँ पे चली गई, कितने एंगल पे, 60 डिग्री पर, ठीक है, 60 डिग्री पर चली गई। तो आपको इस मीडियम में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, आई की वैल्यू। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ग्लास का 3/2, वाटर का 4/3 और ग्लास का है 3/2। ठीक है, तो लगाना तो स्नेल्स लॉ ही है। आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अभी इधर से जा रही है, ठीक है। आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू निकालना है। आर की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। अब जिस मीडियम से लाइट आती है उसको क्या ले लो, n1, और जिसमें जा रही है उसको n2, यही लेंगे। तो अब क्या होगा, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा, n2 बाई n1। साइन आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, आर कितना है, 60 डिग्री, आर इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, n2 है 4/3, n1 3/2, क्या हो जाएगा, साइन आई, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 √3/2, ये ऊपर जाएगा 8/9, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन आई आ जाएगा, साइन आई इक्वल टू √3/2, पूरा इस तरफ ले जाते हैं, इक्वल टू 8/9, यही होगा। 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और √3 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 9 कैंसिल हो सकता है,
कितना आ जाएगा, √3 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 3√3 हो जाएगा। यही होगा, नहीं होगा, कितना आ जाएगा 4/3√3 ये आएगा। डेसिमलाइज थोड़ी करना है, छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है, समझ आया। यहाँ से आई आ जाएगा, आई कितना होगा, साइन इनवर्स 4/3√3। ये आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 4/3√3, साइन इनवर्स 4/3√3 एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी दिया हुआ, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। दोनों एंगल दिए हैं, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, दिया हुआ है, दूसरे का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लगाना फॉर्मूला ही है, ठीक है। बाकी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आगे समझो, तो सिंपल स्नेल्स लॉ का यूज़ है। इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, आपका रिफ्रैक्शन अगर पैरेलल सरफेसेस हैं तो उनमें कैसे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्लेन ग्लास स्लैब, प्लेन ग्लास सरफेस लेते हैं, कांच की सीट है, कांच की सीट है, उसमें 2 सरफेस होंगी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, ठीक है। लाइट अगर ऊपर से आई अंदर जाएगी फिर बाहर निकलेगी, और ऐसी बहुत सारी सरफेस हो सकती हैं। सपोज कांच के ऊपर क्या है, पानी है, ठीक है, पानी के ऊपर कोई और मीडियम हो सकता है, ऑयल हो सकता है। तो ऐसे पैरेलल मीडियम बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हम सिंपल ले रहे हैं केवल ग्लास के लिए, ठीक है। तो उसमें कैसे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन एट प्लेन ग्लास स्लैब, ठीक है। स्लैब मतलब क्या होता है, एक सीट होता है आपका मोटी, जैसे आइस स्लैब होता है, आइस बर्फ़ की सिल्ली आती है मोटी सी, ठीक है, उसको स्लैब बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ग्लास स्लैब है, ग्लास की एक क्या है, सिल्ली है, ग्लास की एक सीट है मोटी सी, उस पर आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो कैसे रिफ्रैक्शन होगा वो हमें देखना है यहाँ पर। तो इस तरीके से ले लेते हैं, हमने क्या ली यहाँ पर, एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया, ये एक ग्लास स्लैब हो गया, ठीक है। ग्लास क्या होगा, यहाँ पे ऊपर नीचे क्या है, एयर, ऊपर नीचे एयर है, ठीक है, इधर भी एयर और इधर भी एयर, ठीक है। एक ग्लास है, लाइट ग्लास की टॉप सरफेस पे इंसिडेंट होगी और फिर अंदर जाएगी और फिर बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट ले लेते हैं, लाइट सपोज यहाँ से आई, यहाँ पे गिरी किसी एक एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है, किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे गिरी। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बना लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से लेंगे, नॉर्मल से, ठीक है। यहाँ पर गिरी कितने एंगल पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या ले सकते हैं, आई, यही होगा, ठीक है, नॉर्मल है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, अब जा कहाँ रही है, ग्लास में, एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ करेगी ना। रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है। तो रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, जा इस तरफ रही थी लेकिन बेंड किस तरफ करेगी, नॉर्मल की तरफ, नहीं करेगी। जब रेयर से एयर क्या हो गया, रेयर और ग्लास क्या हो गया, डेंसर, नहीं हुआ, रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुकेगी, झुकेगी तो कहाँ पर आ जाएगी, इस तरीके से ऐसे जाएगी, नहीं जाएगी, किसी एक सर्टेन एंगल आर पर। डायरेक्शन ये थी उसकी, नॉर्मल की तरफ झुक गई, आर एंगल पर गई, ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद अब इस सरफेस पर पहुँच जाएगी, लाइट पहुँच जाएगी। तो इस सरफेस पे अब कितने एंगल पर गिरी, यहाँ पे नॉर्मल बना सकते हैं, यहाँ पे हमने नॉर्मल बना दिया, समझ आ रहा है, ठीक है। पहले लाइट यहाँ से आई, यहाँ इस सरफेस पे गिरी,
अब ये सरफेस कौन सी थी, एयर ग्लास सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है, एयर टू ग्लास। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्लास टू एयर, क्या आ रही है, ग्लास टू एयर। तो अब यहाँ पर गिरी तो कितने एंगल पर गिरी है, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर कितने एंगल पर गिरी, ए वाला एंगल आई होगा कि आर होगा, आई तो ए वाला था, ए वाला एंगल बराबर होंगे ना, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। ये दोनों नॉर्मल है, नॉर्मल क्या हो गए, पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये एंगल क्या होगा, आर नहीं होगा। सो इस एंगल यहाँ पे कितने पे गिरी, आर पर, समझ आया, आर पर गिरी तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब आर पर गिरी, अब क्या होगा, बाहर आएगी, अब कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर में जा रही है। डायरेक्शन क्या है इसकी, ये अभी क्या थी, डायरेक्शन ए। अब डेंसर से जब रेयर में जाती तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगा, इससे दूर चली जाएगी, ऐसे, ठीक है, इससे दूर चली जाएगी। तो एयर से ग्लास में आई, फिर ग्लास से एयर में चली गई, ठीक है। तो अब कितने एंगल पर आई, कितने पर आएगी, आई पर ही आएगी, ठीक है। तो जितने एंगल पे, बिकॉज क्या होगा, आप स्नेल्स लॉ लगा के निकाल सकते हो, अगर मीडियम सेम है, यहाँ पे n1 से n2, फिर n2 से n1, सो आई से r था तो r से i हो जाएगा, ऐसा में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, E इक्वल टू क्या होगा, I होगा। E इक्वल टू होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंस मीन्स बाहर कितने एंगल से आई, उसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। तो प्लेन ग्लास लैब में जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट जो इंसिडेंट रे होता है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है, ये वाली रे रिफ्रैक्टेड रे, और ये वाली कौन सी रे है, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट मीन्स जो इमर्ज करने वाली, मीन्स इमर्ज मीन्स बाहर निकलने वाली, इमर्जेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे हो गई जो सरफेस पे गिरी, और जो अंदर गई वो कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर निकली वो इमर्जेंट रे। इमर्ज होना मीन्स बाहर निकलना, ठीक है। तो बाहर निकलने वाली रे इमर्जेंट रे। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। ई हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इमरजेंस। ई एंगल ऑफ इमरजेंस कितने एंगल से बाहर निकले, तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा, विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, प्लेन ग्लास स्लैब में, अगर प्लेन नहीं है तो नहीं होगा। जब हम प्रिज्म पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा, समझ आया। प्रिज्म पढ़ेंगे जहाँ पे सरफेस प्लेन होंगी बट पैरेलल नहीं होंगी, ऐसे में इसमें दोनों पैरेलल हैं, तो वहाँ पे बराबर नहीं होंगे। ऐसे में लिख सकते हो इसमें, द एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू, द एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस while refraction of light through parallel surfaces, refraction of light through parallel surfaces, ठीक है। पैरेलल सरफेसेस है तो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, इंसिडेंस और इमरजेंस। रिफ्रैक्शन तो क्या होगा, अलग ही रहेगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, जो इमरजेंट रे होगी वो क्या होगी, अगर हम इसको इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया, इंसिडेंट रे इधर जा रही थी, इमरजेंट रे भी इधर जा रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मीन्स दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट इसमें ये भी लिख सकते हो, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे will always be parallel,
incident ray and emergent ray will always be parallel while refraction at plane parallel surfaces, plane parallel surfaces with a lateral shift, with a lateral shift, मीन्स दोनों पैरेलल रहेंगी। इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल है, बट दोनों एक ही लाइन के अलोंग नहीं है, एक ही लाइन के अलोंग नहीं है। मतलब इंसिडेंट रे इधर है और इमर्जेंट रे इधर है, दोनों के बीच में क्या है, मीन जो इमर्जेंट रे है, जो रे बाहर निकली वो इंसिडेंट रे से थोड़ा सा शिफ्ट होके निकली, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, उसकी पैरेलल है बट थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। तो दोनों रे के बीच में जो क्या होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। लेटरल मीन्स क्या होता है, साइड वाइज, मीन्स इंसिडेंट रे से थोड़ी क्या होगी, शिफ्ट होगी। ऐसे अगर इसके नीचे और कोई मीडियम होगा तो और शिफ्ट हो जाएगी। तो आगे जाके जब आप 12th में आओगे तो कितनी शिफ्ट हुई पूरी हम कैलकुलेट भी करते हैं कि कितना शिफ्ट होती गई। सुन में ऐसे इसके नीचे ग्लास के नीचे क्या रख दो, वाटर रख दो, वाटर के नीचे ऑयल रख दो, और भी रख दो, इस तरीके से मीडियम रखते जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें शिफ्ट क्या होता जाता है, ऐड होता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेन ग्लास स्लैब में प्लेन सरफेस पर, प्लेन पैरेलल सरफेस पर रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के बराबर होता है। इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है, बट उसमें क्या होता है, स्लाइट आपका लेटरल शिफ्ट होता है। समझ आ गया। तो बेसिकली क्या था आपका, सिंपल रिफ्रैक्शन था एट द प्लेन सरफेसेस। प्लेन सरफेसेस पे किस तरह की रिफ्रैक्शन होगा ये आप कर सकते हो। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए वो कर सकते हो। पेज नंबर 176 पर ये 5 क्वेश्चन दिए, ये आपको करके आना है, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेसेस और कर्व्ड सरफेसेस रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ।